हेलो दोस्तों। आज हम सेट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सेट्स के बारे में पढ़ने के लिए हम एनसीईआरटी की बुक +1 मैथ्स को रेफ़र करेंगे। तो सेट चैप्टर में हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं सेट की डेफिनेशन क्या होती है। तो सेट की डेफिनेशन के लिए हमारे पास सेट की क्या डेफिनेशन होती है। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स का क्या मतलब है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स हमारे पास ए बी सी डी, हमने उनको एक ग्रुप में इकट्ठे करके रखना है। इसको हम सेट बोलते हैं। ए बी सी डी को इकट्ठे करने के पीछे हमारे पास कोई रीज़न होगा, कोई लॉजिक होगा, कुछ कंडीशंस होंगी। उन कंडीशंस के बेसिस पे हम इन एलिमेंट्स को इकट्ठे कर सकते हैं। और इन कंडीशंस, गिवन कंडीशंस के हिसाब से हमें एक चीज़ गिवन होएगी, कंडीशंस। उसके हिसाब से हम कुछ एलिमेंट्स को पिक करके उनका ग्रुप बनाएंगे। उस ग्रुप को हम सेट बोलते हैं। तो उस ग्रुप के अंदर जो गिवन कंडीशंस हैं, वो गिवन कंडीशंस पे सिर्फ एक रूल अप्लाई होता है कि वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड किसी भी कंडीशन के लिए उसके वेल डिफाइंड होने का मतलब होता है कि अगर उस कंडीशन को यूज़ करके हम एक सेट को क्रिएट करें, पर्सन 1 ने जो सेट क्रिएट किया उसको और पर्सन 2 ने जो सेट क्रिएट किया उसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी कंडीशन है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमने सेट क्रिएट किए हैं, उन सेट के अंदर जो एलिमेंट्स एंटर करेंगे वो वेरी नहीं करने चाहिए। जैसे कि हमारे पास एक सेट है, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स में हमारे पास पर्सन 1 ने सेट बनाया, मान लो 2 4 6 8 अप टू इन्फिनिटी। इस टाइप से हमारे एलिमेंट चलेंगे। कोई पर्सन 2 किसी भी कंडीशन में इन एलिमेंट से अलग कोई एलिमेंट का सेट नहीं क्रिएट कर सकता, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं ये पर्सन टू पर्सन इवन और ओड में वेरी नहीं करते। एक पर्सन के लिए जो एलिमेंट्स इवन है वो किसी दूसरे पर्सन के लिए भी सेम एलिमेंट्स इवन ही रहेंगे। यानी हमारा जो सेट इस लॉजिक के हिसाब से क्रिएट होगा, उस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेंगे। यानी कि जो हमारा P1 है वो P2 के इक्वल होगा। एक और लॉजिक अगर हम देखें, एक और कंडीशन अगर हम देखें, उस कंडीशन में हमने मान लो सेट बनाना है, सेट ऑफ ऑल गुड प्लेयर्स ऑफ चेस। तो चेस के गुड प्लेयर्स का हमने एक सेट बनाना है। ये सेट मेरे हिसाब से, मैं किसी चेस के गुड प्लेयर को जानता नहीं हूँ, तो मेरे हिसाब से ये सेट खाली बनेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से ये सेट खाली बनेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंसान के हिसाब से खाली बनेगा। गुड की कंडीशन जो है वो हर इंसान के लिए अलग अलग पर्सन को पॉइंट आउट कर सकती है। हर एक इंसान चेस के जो मूव्स होते हैं, चेस में जो लॉजिक्स लगते हैं, चेस में जो भी कंडीशंस में हम एक पर्सन को पुट कर सकते हैं, उसके हम टेस्ट देख सकते हैं। तो उन कंडीशंस के अंदर हम एक गुड पर्सन की जो डेफिनेशन है वो हर एक इंसान के लिए अलग अलग वेरी करा सकते हैं। तो जो सेट बनेगा वो भी हर एक इंसान के लिए अलग अलग बनेगा। अगर ये सेट हर एक इंसान के लिए अलग अलग बनता है तो फिर इस सेट को हम, इस लॉजिक को वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे। वेल डिफाइंड ये लॉजिक नहीं है। इस कारण ये हमारे सेट की डेफिनेशन में नहीं है। सेट की डेफिनेशन में दो ही क्रूशियल वर्ड्स हैं हमारे पास, एक कलेक्शन, दूसरा जो लॉजिक के हिसाब से वो कलेक्शन हो रही है वो लॉजिक वेल डिफाइंड होना चाहिए।
ये बेसिक सी डेफिनेशन है हमारे पास सेट की। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एनसीईआरटी में से। एनसीईआरटी में से अगर हम कुछ एग्जांपल्स को पिक करें, यहाँ पे हमें सबसे पहले गिवन है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 ओड नेचुरल नंबर्स। ओड नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होंगे हमारे पास? 1 होएगा, 3 होएगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। इसके अलावा बाकी ओड नंबर्स जो हैं वो 10 से ज़्यादा होंगे तो वो इस सेट में नहीं आएंगे। इस सेट, ये जो सेट है हमारे पास, ये सेट पर्सन टू पर्सन वेरी भी नहीं करेगा। नेचुरल नंबर्स 1 से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी। उनमें से ओड नेचुरल नंबर्स यही हैं हर एक पर्सन के लिए, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेंगे। तो एक वेल डिफाइंड लॉजिक है, वेल डिफाइंड लॉजिक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया द रिवर्स ऑफ इंडिया। रिवर्स ऑफ इंडिया, अगर हम किसी भी पर्सन के लिए मतलब नॉलेज की बात अलग होती है, लेकिन अगर हम एक कंप्लीट डाटा का कोई सोर्स दे दें, अगर हमने गूगल ही करना है, अगर हम गूगल करेंगे तो पर्सन टू पर्सन लिस्ट ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया वेरी नहीं करेगी। हर एक पर्सन के लिए लिस्ट ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया सेम रहेगी। यानी ये भी एक वेल डिफाइंड लॉजिक है। वेल डिफाइंड लॉजिक के हिसाब से, या हमने इस कंडीशन के हिसाब से सेट को बिल्ड कर रहे हैं। इस सेट के अंदर हो सकता है कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएं, लेकिन वो सारे एलिमेंट्स पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेंगे। तो ये जो सेट है हमारे पास, ये सेट की दोनों कंडीशंस को, सेट की डेफिनेशन में जो दो कंडीशंस है दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये सेट है। जो वेल डिफाइंड नहीं होगा लॉजिक, उसके हिसाब से जो कलेक्शन बनेगी वो सेट की डेफिनेशन में ही नहीं आएगी, वो सेट ही नहीं है। आगे हमारे पास आ गया द वोवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है A E I O U, यही फाइनाइट हमारे पास वोवल्स हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 है, उनमें से जो 5 एलिमेंट्स हैं, 5 अल्फ़ाबेट्स, ये हमारे पास वोवल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल्स। वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स में अगर हम देखें तो ट्राइंगल्स हम वैरायटी मतलब ग्रुपिंग हो सकती है कि जैसे स्केलन ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल, मतलब अलग अलग टाइप के ट्राइंगल। लेकिन ट्राइंगल पर्सन टू पर्सन बहुत सारे बन सकते हैं। अब ये पर्सन टू पर्सन बहुत सारे अगर बन सकते हैं, लेकिन एक पर्सन वन का ये सेट है, पर्सन टू का ये सेट है। मान लो पर्सन टू ने जो सेट बनाया है वो हमारे पास कुछ इस तरह का दिख रहा है। ये पर्सन टू का सेट है। इन दो सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो वेरी कर रहे हैं। एलिमेंट्स वेरी कर रहे हैं, लेकिन इनका सेट भी अभी ख़त्म नहीं हुआ। इनके अंदर और भी बहुत सारे एलिमेंट्स अभी आ सकते हैं। दोनों के अंदर आ सकते हैं, दोनों के अंदर ये एलिमेंट्स आ सकते हैं। और ये जो एलिमेंट्स हैं ये इस सेट को भी बिलोंग करेंगे तो पर्सन वन को कोई दिक्कत नहीं होगी, और ए वाले एलिमेंट्स पर्सन टू के सेट में बिलोंग करेंगे तो पर्सन टू को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स के ही सेट हैं। बस दोनों के ड्राइंग में, दोनों के मतलब कह सकते हैं कलेक्शन में, दोनों के पिक करने के तरीके में वेरी डिफरेंस होने के कारण ये सेट हमें देखने में अलग अलग लग रहे हैं। लेकिन ये नॉट वेल डिफाइंड नहीं है, ये एक वेल डिफाइंड लॉजिक है। हमने बस ट्रायंगल को पिक करके इस सेट के अंदर पुट करना है। हालांकि ये सेट इनफाइनाइट तक जाएगा, इसमें बहुत सारे ट्रायंगल्स आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वेल डिफाइंड नहीं है। पर्सन टू पर्सन यहाँ पे हम पिक करने, क्योंकि एक पर्सन इनफाइनाइट ट्रायंगल्स को पिक नहीं कर सकता। हाँ, हमेशा 100,000 लाख 10 लाख बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन सारे फाइनाइट नंबर्स हैं। वो सारे ट्रायंगल्स को कोई भी पर्सन पिक नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक पर्सन और दूसरे पर्सन के जो अलग अलग सेट बनेंगे वो मैच नहीं करेंगे। तो ये एक वेल डिफाइंड लॉजिक था। आगे हमारे पास आ गया प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210। 210 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे? 7 × 3 × 5 × 2, इनका एक सेट बनेगा 7 3 5 2। इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं ये वेल डिफाइंड लॉजिक है, मतलब 7 3 5 2। ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 5 3 7। ऑर्डर किसी भी सेट में मैटर नहीं करता, सिर्फ यही नहीं, तो ऑर्डर हमारा इसमें मैटर नहीं करता। ये जो सेट होएगा हर एक पर्सन के लिए सेम बनेगा। तो ये जो सेट है एक वेल डिफाइंड लॉजिक के हिसाब से बना है।
तो ये सेट है। प्राइम फैक्टर्स हो गया, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसके दो सॉल्यूशंस गिवन है 2 एंड 3। तो ये सॉल्यूशन पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेंगे। इक्वेशन हमारे पास एक जो गिवन इक्वेशन है ये हमारे पास एक वेल डिफाइंड इक्वेशन है, इसके दो जो सॉल्यूशंस है वो पर्सन टू पर्सन सेम आएंगे, तो ये सेट भी वेल डिफाइंड है। आगे हमारे पास ऐसी बहुत सारे सेट हम बना सकते हैं, लॉजिक कुछ भी हो सकता है क्योंकि, तो लॉजिक कुछ भी हो सकता है, हम इनफाइनाइट काइंड्स ऑफ सेट्स बना सकते हैं। उनमें से कुछ सेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिनकी यूजेज बहुत ज़्यादा है, जो कि किसी भी थ्योरम में डायरेक्टली हम यूज़ कर देते हैं। क्योंकि इनकी यूजेज बहुत ज़्यादा है तो इनको हम बार बार डिफ़ाइन नहीं करते, इनको हमने पहले से डिफ़ाइन करके रखा है। इनको बोलते हैं प्री डिफाइंड सेट्स। प्री डिफाइंड सेट्स इनको हम बोलते हैं। प्री डिफाइंड का मतलब होता है पहले से डिफाइंड। पहले से डिफाइंड जो सेट्स हैं उनको हम एज इट इज़ किसी आगे थ्योरम में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इनको किसी थ्योरम में जब हम यूज़ करेंगे तो दोबारा डिफाइन करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो ये जो सेट्स हैं ये हमारे पास यहाँ पे कुछ गिवन है, और भी हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक नेचुरल नंबर्स का सेट है, इसको हम n से डिनोट करते हैं। इसके अंदर एलिमेंट्स क्या जाएंगे, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, सारे नेचुरल नंबर्स। आगे हमारे पास इंटीजर्स का एक सेट है, आगे हमारे पास रेशनल नंबर्स का एक सेट है, आगे हमारे पास रियल नंबर्स का एक सेट है। इंटीजर्स हमारे पास हो गए 0, नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 अप टू माइनस इन्फिनिटी, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। रेशनल नंबर्स हमारे पास कौन से हैं, p बाई क्यू फॉर्म के सारे नंबर्स, 1/2 1/3 1/4 5/7 8/9, हर टाइप का नंबर। रियल नंबर्स हमारे पास जो नंबर्स p बाई क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो भी, और जो नहीं लिखे जा सकते वो भी, जैसे √2 √3 √5 √7। आयोटा, आयोटा रियल नंबर नहीं है, आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, आयोटा इसमें नहीं आएगा। जैसे कि ई या फिर पाई, ये नंबर्स जो हैं ये रेशो की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, इस वजह से इनको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं, और ये रियल नंबर के अंदर ही आते हैं। तो इस टाइप से हमारे पास कुछ सेट डिफाइंड है, नेचुरल नंबर्स का सेट, इंटीजर्स का सेट, रेशनल नंबर्स का सेट, रियल नंबर्स का सेट, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये सेट इनके अलावा भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे z पॉजिटिव लिखा है, z नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी है। z नेगेटिव अगर हम लिखेंगे तो वो नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे, -1 -2 अप टू माइनस इन्फिनिटी। आगे हमारे पास हमें गिवन है कि अगर हमने कोई सेट को डिफ़ाइन करना है, हमने अपने हिसाब से अपने दिमाग में हम कुछ भी सोच के सेट को डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन जब हम उसको थ्योरम में यूज़ करेंगे, जब हमने उसको कन्वे करना है, किसी को बताना है कि वो सेट क्या है, तो उस सेट को बताने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म, एक हमारे पास है रोस्टर फॉर्म। ये दोनों फॉर्म्स के अंदर हम अपने सेट को, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी सेट दोनों फॉर्म्स में रिप्रेजेंट हो सकता है, और दोनों फॉर्म्स में से कभी कभी हमारे पास कोई भी एक फॉर्म इजी रिप्रेजेंटेशन होती है। मतलब कभी कभी हमारे पास सेट को रिप्रेजेंट करना रोस्टर फॉर्म में ज़्यादा इजी होता है तो हम रोस्टर फॉर्म यूज़ कर लेते हैं, कभी कभी सेट बिल्डर फॉर्म ज़्यादा इजी होता है तो सेट बिल्डर फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे बात क्या है कि हमने अपनी बात को कन्वे करना है, हमने अपनी बात को एक तरीके से सामने वाले को बताना है कि हम किस लॉजिक के हिसाब से सेट को बिल्ड कर रहे हैं। अब अगर हमने सिर्फ लॉजिक ही अपना बताना है तो हमें जो तरीका कन्वीनियंट लगेगा, जो तरीका हमें ऐसे लगेगा कि हम बहुत अच्छे से अपनी बात को कह सकते हैं, उस तरीके से हम अपने सेट को डिफाइन कर देंगे। तो उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले गिवन है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म कह लो, मतलब एक अच्छा तरीका है रिप्रेजेंट करने का। जैसे कि हमारे पास कोई सेट है, सेट ए, उसके अंदर हमने एलिमेंट्स डालने हैं, जैसे कि मान लो स्टूडेंट्स इन योर क्लास, स्टूडेंट्स इन माय क्लासरूम। तो स्टूडेंट्स इन माई क्लास, मान लो हमारे पास 40 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में, तो 40 स्टूडेंट्स का सेट बनेगा। इस रोस्टर फॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे, पर्टिकुलरली एक एक स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, उनको कोमा से सेपरेट करेंगे। जैसे हमारे पास थोड़ा छोटा करते हैं सेट को,
जैसे हमारे पास 4 स्टूडेंट्स हैं मान लो एक क्लास में, रोहन, सोहन, मोहन, गोहान, गोहान। ठीक है, ये हमारे पास 4 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में। इन मतलब एक क्लास में इसके अलावा कोई और स्टूडेंट्स नहीं है, तो ये हमारा जो सेट हमने डिफाइन किया है, सेट की डेफिनेशन कहती है स्टूडेंट्स इन अ क्लास, स्टूडेंट्स इन माई क्लास। मेरी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, मेरी क्लास में कौन कौन स्टूडेंट्स हैं, मान लो मैं रोहन हूँ तो मेरी क्लास में बाकी कौन कौन है, सोहन है, मोहन है, गोहान है। इनका सेट बनाना है, तो एक तो मैं तो आऊँगा ही आऊँगा। तो सेट ए को हम कैसे बताएंगे, ए उसका नाम है सेट का, हमने खुद रखा है, जो मर्जी नाम रख सकते हैं। ए इज़ इक्वल टू, करली ब्रैकेट से हमारा सेट शुरू होएगा। करली ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है, इसको इसके बारे में भी देखते हैं, बात करते हैं। इसमें आएगा हमारा एलिमेंट रोहन, फिर आएगा सोहन, फिर आएगा मोहन, फिर आएगा गोहान। करली ब्रैकेट से ये सेट बंद हो जाएगा, यानी हमने ईच एलिमेंट को, हर एक एलिमेंट को कोमा से सेपरेट करना है। स्टार्टिंग करली ब्रैकेट से होएगी, एंडिंग भी करली ब्रैकेट्स पे होएगी। करली ब्रैकेट्स क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि ब्रैकेट्स हमारे पास देखो कई टाइप के होते हैं। ये हमारे करली ब्रैकेट्स हैं, ये हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ये हमारे पैरेंथेसिस हैं। अब ये जो ब्रैकेट्स हैं, करली ब्रैकेट्स हमारे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। हमें अगर किसी कलेक्शन को इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो प्री डिफाइंड है, कि क्योंकि वो करली ब्रैकेट में है इसलिए वो सेट है। अगर हम ये ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे तो वो सेट के लिए हमने डिफाइन ही नहीं किए हुए, इन ब्रैकेट्स को हमने आगे किसी और चीज़ के लिए यूज़ किया हुआ है। ठीक है, आगे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा हम आगे देखेंगे कि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स किस लिए यूज़ हैं, पैरेंथेसिस किस लिए यूज़ है। तो इन चीज़ों को हमने किसी और चीज़ के लिए यूज़ किया हुआ है, किसी और रिप्रेजेंटेशन में इसको यूज़ करते हैं, तो इसको हम सेट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सेट के लिए करली ब्रैकेट्स इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्स को कोमा से सेपरेट करना है अगर वो रोस्टर फॉर्म में है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 4 एलिमेंट्स थे, तो कोमा से हमने सेपरेट कर दिया। अगर हमारा मान लो नेचुरल नंबर का सेट होता, नेचुरल नंबर्स तो बेचारे ख़त्म ही नहीं होते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आगे कितनी तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है। अब इन्फिनिटी तक हम लिखेंगे तो नहीं, इन्फिनिटी पुट करने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ डॉट्स लगा के ये करली ब्रैकेट एंड कर दो। ठीक है, इनफाइनाइट सेट्स को हम डॉट्स लगा के करली ब्रैकेट एंड कर देते हैं। ये रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है। रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन के अलावा हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब है कि हमने खुद सेट बिल्ड नहीं करना। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब है हम लॉजिक बताएंगे, सेट बिल्ड कोई और अपने आप करेगा जिसको उसकी सेट की यूजेज होगी। जैसे कि हमारे पास एक सेट है, मान लो कि द सेट ऑफ ऑल trees in a locality, एक the set of all trees in a park, all varieties of trees in a park, finite set है हमारे पास। पार्क भी मान लो, हमारे पास रोज गार्डन है, the set of all trees in rose garden, variety of trees in rose garden। अब रोज गार्डन के ट्रीज का हम अगर सेट बनाएंगे तो एक एलिमेंट्स आएंगे, कोमा से सेपरेट करेंगे, करली ब्रैकेट से एंड कर देंगे सेट। तो ये सेट रोस्टर फॉर्म में लिखना इजी है, रोस्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। लेकिन रोस्टर फॉर्म के अलावा भी हम यूज़ कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है कि सेट को हम ए इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, हम कहेंगे कि मान लो इसमें x बिलोंग करता है। अब वो x इसको कब बिलोंग करेगा, जब x इज सच दैट x इज अ स्पीशीज ऑफ ट्री इन रोज गार्डन। मतलब हमने सेट बिल्डिंग का लॉजिक कन्वे कर दिया है, ये एक वेल डिफाइंड लॉजिक है। ठीक है ना, रोज़ गार्डन है हमारे पास, रोज़ गार्डन के अंदर जो ट्रीज़ होंगे वो ट्रीज़ को हम काउंट करके उनकी स्पीशीज़ चेक करके उसका एक फाइनाइट सेट बना सकते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। वेल डिफाइंड लॉजिक है, वेल डिफाइंड लॉजिक को हमने कन्वे किया है,
हमने सिर्फ लॉजिक बताया जिसको इस सेट की यूजेज होगी, जिसने इस सेट को यूज़ करना होगा, या अगर हम किसी थ्योरम में इसको डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये लॉजिक कन्वे करने की ज़रूरत है, पूरा सेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि कहाँ पे रोस्टर फॉर्म हमें ज़्यादा अच्छी लगती है, कहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे कि मान लो हमने नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, तो नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए रोस्टर फॉर्म में हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर अगर हम इसको लिखने की कोशिश करें तो x सच दैट x इज, पहली बात रियल नंबर, उसके बाद x इज अ रेशनल नंबर। अगर हम रेशनल नंबर लिख रहे हैं तो रियल नंबर वाली बात को हटा भी सकते हैं, मतलब एक लाइन हमें कम लिखनी पड़ेगी। x इज अ रेशनल नंबर, अब सारे रेशनल नंबर नहीं, दैट रेशनल नंबर इन विच द q इज ऑफ द फॉर्म 1, बिकॉज रेशनल नंबर्स आर इन दिस फॉर्म p ओवर q फॉर्म। अगर हम q को इक्वल टू 1 पुट कर दें तो जो p's आएंगे वो नेचुरल नंबर्स हैं, वो भी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं आएंगे इसमें। तो ये डेफिनेशन समझानी भी मुश्किल है, और तो और ये पूरी भी नहीं है अभी, इसके अंदर और भी कई सारी टेक्निकलिटीज़ हैं जो अभी इसको वो कंप्लीट नहीं करती, नेचुरल नंबर की डेफिनेशन को यहाँ पे कंप्लीट नहीं करती। तो नेचुरल नंबर्स सबसे ज़्यादा इजी क्या है कि लिख के दिखा दो, 1 2 3, अब कोई भी समझ जाएगा कि काउंटिंग चलनी है। तो नेचुरल नंबर्स का सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना ईजी है। लेकिन अगर हम एक सेट बनाएं एम्प्लॉयज़ ऑफ टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स एक बड़ी कंपनी है, वहाँ पे हज़ारों एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, हज़ारों एम्प्लॉयज़ का हमें लिस्ट बनानी है। वो जो लिस्ट बनेगी उस लिस्ट में एलिमेंट्स तो फाइनाइट हैं, लेकिन उनको लिस्ट करना एक बहुत ही बल्कि काम है, बहुत लंबा काम है। हम सिंपली एक बात कह सकते हैं कि सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन एम्प्लॉय एट टाटा मोटर्स। ये बात हमारी कुछ शब्दों में ख़त्म हो गई है, सेम सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें पूरा सेट नहीं बनाना पड़ा, हमें एक्स्ट्रा काम भी नहीं करना पड़ा, और यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म ज़्यादा अच्छी थी। तो कुछ केसेस में सेट बिल्डर फॉर्म अच्छी होती है, कुछ केसेस में रोस्टर फॉर्म, वो हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। आगे हमें जैसे कुछ एग्जांपल्स गिवन है, राइट द सॉल्यूशन ऑफ राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। इसके सॉल्यूशंस आएंगे 1 और -2। 1 हम पुट करेंगे तो ये जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 -2, यानी कि 2 -2, यानी कि इक्वल टू ज़ीरो। इक्वालिटी आ रही है तो ये सॉल्यूशन है। सिमिलरली जब हम -2 का पुट करेंगे तो भी ये इक्वेशन ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी, यानी कि ये दोनों इसके सॉल्यूशंस हैं। अब ये सॉल्यूशंस जो हैं इनका जो सेट बनेगा, इसका सेट बनेगा 1, -2। अब इस सेट के अंदर मान लो मैं आपको ये सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। एक हमने सेट को रिप्रेजेंट किया a इज इक्वल टू 1, -2। एक हमने सेट को रिप्रेजेंट किया x सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इन दोनों फॉर्म्स में, ये हमारी रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को कॉमास के साथ सेपरेट करके करली ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है। अब इन दोनों फॉर्म्स के अंदर इजी फॉर्म रोस्टर फॉर्म बन गई। रोस्टर फॉर्म में दो एलिमेंट लिख के काम खत्म। यहाँ पे कुछ ज़्यादा लिखना पड़ा हमें, एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज़्यादा देना पड़ा, लेकिन अगर हम कन्वीनियंस के साथ साथ ये भी बात करें कि हमारी बात हम सही तरीके से कन्वे कर पाए या नहीं, क्योंकि ये जो सेट है 1, -2, ये नहीं बता रहा कि ये किस चीज़ से बना है, ये लॉजिक अपना कन्वे नहीं कर रहा है, ये अपना लॉजिक कोई प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता। अगर हम डायरेक्टली किसी को 1, -2 का एक सेट देंगे, उसको डायरेक्ट लॉजिक आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि ये जो सेट है ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस का सेट है। लेकिन अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से अपने लॉजिक को कन्वे कर पाएगा। कन्वीनियंस के साथ साथ कन्वे भी हमने अच्छे से करना है। तो दोनों में से यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म को हम कहेंगे कि ज़्यादा अच्छे से लॉजिक कन्वे कर रही है। लेकिन अगर आपको सेट रोस्टर फॉर्म अच्छी लगती है तो हम रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सेट तो वही रहेगा, सेट थोड़ी चेंज हो जाएगा। आगे कुछ एक्सरसाइज के एग्जांपल्स देखते हैं।
एक्सरसाइज में से यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट हमें कह रहा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, किसी को 10 राइटर्स मतलब कि पता होने चाहिए। पहली बात 10 राइटर्स पता हो, जिसको अगर मान लो 10 ही पता है तो वो 10 उन्हीं का एक सेट बना देगा। लेकिन अगर कोई बुक्स बहुत ज़्यादा रीड करता है उसके लिए वो सेट क्रिएट करना ज़्यादा ईजी होगा। और तो और उसके लिए जो सेट बनेगा वो किसी और के लिए हो सकता है सेम सेट ना बने, क्योंकि मोस्ट टैलेंटेड की डेफिनेशन जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। किसी के लिए कोई पर्सन मोस्ट टैलेंटेड हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है वो कोई अच्छा राइटर ना हो, मतलब उसको उसकी स्टोरीज नहीं पसंद आ रही। इसके लिए कोई हम ये तो नहीं ना कह सकते कि उसका लॉजिक गलत है। लॉजिक तो आपने आर्बिट्रेरी दिया है, लॉजिक तो आपका ही गलत है, वो आपने सही तरीके से डिफाइन नहीं किया। हम यहाँ पे ये कह सकते थे कि अगर हमें गिवन होता मोस्ट टैलेंटेड की जगह हमें इतनी सी बात लिखी होती कि 10 कोई नंबर आ जाए अगर बीच में, अगर हमें गिवन होता 10 राइटर्स ऑफ इंडिया, तो 10 राइटर्स ऑफ इंडिया जो हैं ये इजीली कोई भी लिस्ट कर सकता है। ये वेरी करेंगे, लेकिन वेरी करने के जो केस है उसके अंदर एक पर्सन का सेट दूसरे पर्सन के सेट को डिस्प्यूट में नहीं लेके आएगा। मतलब अगर एक पर्सन ने सेट बनाया, दूसरे पर्सन का अगर कोई सेट मैच नहीं कर रहा, क्योंकि हमने 10 चूज़ करने, 10 अलग अलग चूज़ हो सकते हैं, लेकिन उस केस में पर्सन 1 ये नहीं कह सकता पर्सन 2 को कि तेरा सेट गलत है, क्योंकि वो भी राइटर्स का ही सेट है, ये भी राइटर्स का ही सेट है। राइटर्स तो राइटर्स, अच्छे बुरे की कोई बात ही नहीं हुई। लेकिन अगर हम मोस्ट टैलेंटेड कह सकते हैं तो पर्सन 1 के लिए हो सकता है जो पर्सन मोस्ट टैलेंटेड हो, पर्सन 2 के लिए मोस्ट टैलेंटेड ना हो, तो यहाँ पे डिस्प्यूट हो सकता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन गलत हो जाती है। आगे जैसे हमें कुछ एग्जांपल्स और गिवन है, एक यहाँ पे एक हमने एग्जांपल द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी ने जो भी नॉवेल्स लिखे हैं गूगल कर लेंगे हम, गूगल करके वो जो लिस्ट बनेगी उस लिस्ट का एक सेट बना लेंगे। ये एक वेल डिफाइंड सेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स बन जाएंगे 2 4 6 अप टू इन्फिनिटी, ये सारे इवन इंटीजर्स हैं। आगे हमें सेकंड क्वेश्चन गिवन है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है एक सेट गिवन है ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये रोस्टर फॉर्म में गिवन है ना। रोस्टर फॉर्म में हमें गिवन है इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल। सिंबल कौन सा सिंबल? ये सिंबल। ये क्या सिंबल है? ये हमें एक सिंबल गिवन है यहाँ पे। सिंबल हमें कैसे गिवन है? इस टाइप से एक ई बना हुआ है और एक ई बना के उसके ऊपर कट लगा हुआ है। अभी इस ई का क्या मतलब है? ई कह लो, इसको हम कैपिटल एप्सिलॉन भी कह सकते हैं। ये ग्रीक लेटर है, इंग्लिश का लेटर ही नहीं है ये। ई नहीं है ये एक ग्रीक लेटर है। इस ग्रीक लेटर को हमने यूज़ किया है मैथ्स के अंदर एक चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए? जैसे कि हमारे पास मान लो हम एक सेट बिल्ड कर रहे हैं, उस सेट बिल्डिंग के अंदर हमने क्या करना है, एक लॉजिक गिवन है कि x सच दैट x वर्क्स एट इन्फोसिस। अब इस केस में हम कुछ एलिमेंट्स पिक करेंगे। हमने x पिक किया और x को चेक किया कि वो x इन्फोसिस में काम करता है या नहीं करता। अगर वो काम करता है तो x बिलोंग्स टू a। अगर वो नहीं काम करता तो x डज नॉट बिलोंग टू a। ये दो केसेस हो सकते हैं किसी भी x के लिए। हमें बहुत सारे x चूज़ करने पड़ेंगे, बहुत सारे x चूज़ करेंगे तो बहुत सारे एक्सेस के लिए बार बार लिखना पड़ेगा x बिलोंग्स टू a, x डज नॉट बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a, x डज नॉट बिलोंग टू a। तो इस केस में
हमने इसको सिंबल्स में कन्फाइन कर दिया, हमने इसको थोड़ा छोटा कर लिया अपना काम, कि x बिलोंग्स टू ए, और मान लो कोई एलिमेंट y है, वो इन्फोसिस में काम नहीं करता, तो y डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इजी। तो ये सिंबल हमने इस सेट के लिए, यहाँ पे हमें सेट गिवन है, इस सेट के लिए इन ऑप्शंस में पुट करना है। तो कैसे पुट करेंगे, जैसे हमें पहला ऑप्शन गिवन है, हमें पहला ऑप्शन गिवन है, पहला क्वेश्चन गिवन है 5-a, फिल इन द ब्लैंक करना है, हमने इन दो सिंबल्स में से कोई एक सिंबल लगाना है। तो 5 अगर हम सेट के अंदर देखें, यहाँ पे सेट के अंदर गिवन है ए सेट के अंदर, तो हम यहाँ पे सिंबल क्या लगाएंगे, 5 बिलोंग्स टू ए। ठीक है। सिमिलरली हमें एक ऑप्शन पार्ट 2 गिवन है 8, फिल इन द ब्लैंक ए, 8-a, 8-a में अगर हम देखें सेट के अंदर 8 नहीं है, सेट के अंदर अगर 8 नहीं है तो हम लिखेंगे 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। सिंपल है। आगे हमें गिवन है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम इसके कुछ पार्ट्स करके देखते हैं। एक मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नो, ट्रिगोनोमेट्री, ये हमारा सेट है। इसके लिए हमने सेट रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें इसका नाम गिवन है ई। तो ई हमारा जो सेट है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, ई हमारा जो सेट है इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, पहले आएगा टी, एक अल्फा मतलब अल्फ़ाबेट है ट्रिग्नोमेट्री का, आर, आई, जी, आई, जी, ओ, एन। ओ दोबारा नहीं आएगा, रिपीटिशन हमने पहले भी देखा था कि रिपीटिशन अलाउड, अलाउड हम कह सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं रिपीटिशन का कोई लॉजिक नहीं बनता। अगर सेट के अंदर हमने कलेक्शन ही शो करनी है तो बार बार रिपीट करके लिखना क्या मतलब है, वो तो फिर जितनी मर्जी बार लिखी चलो। तो ओ को हम कट कर देंगे, लेकिन यहाँ दोबारा लिखेंगे नहीं। एम, ई, टी और आर पहले आ चुके हैं, वाई। ये हमारा सेट है रोस्टर फॉर्म में। यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन था द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। सिमिलरली हमें एक सेट गिवन है 3, 6, 9, 9, 12 रोस्टर फॉर्म में, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। क्या क्वेश्चन है, 3, 6, 9, 12, ये 4 एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर। अगर हम कुछ भी बहुत ही बेसिक सा लॉजिक लगा के देखेंगे, कोई भी लॉजिक लग सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें कि ये 3 × 1 है, ये 3 × 2 है, ये 3 × 3 है, ये 3 × 4 है। तो इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं जो 3 के मल्टीपल्स हैं, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स। तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में, हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, इसको पहले नाम देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3। x इज फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3, यानी x इंटू 1, x इंटू 2, x इंटू 3, x इंटू 4, ये फर्स्ट 4 मल्टीपल हैं 3 के। इनमें से कोई एक x होना चाहिए। अगर वो x इन तीनों में से, इन चारों में से कोई एक होगा तो सेट के अंदर होगा। तो 3, 6, 9, 12 ये सेट हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में इस टाइप से बन सकता है। एक और डेफिनेशन इसकी हम लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल्स टू सम 3n, किसी 3n के इक्वल हो। 3n कौन कौन से, जहाँ पे n हमारा होना चाहिए 1, 2, 3, 4, मतलब n अगर 1 होगा, n बिलोंग्स टू, इसको n बिलोंग्स टू
n बिलोंग्स टू 1 2 3 4, या फिर हम इसको और अच्छे तरीके से भी लिख सकते हैं, बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशन बन सकती हैं। a इज इक्वल टू x सच दैट, इन दो डॉट्स को हम सच दैट रीड करते हैं, x सच दैट x is an x is equal to 3n where n belongs to natural numbers and n is less than equal to 4। ये तीन अलग अलग डेफिनेशंस हमने देखी हैं। इसके अलावा भी कोई भी इंसान किसी भी तरीके से डिफाइन इस सेट को कर सकता है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। आगे जैसे हमें गिवन है 2 4 6 अप टू इन्फिनिटी सेट है, डॉट्स लगे हुए हैं 2 4 6, फर्स्ट 3 एलिमेंट्स हमें गिवन है। तो हम लॉजिक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। हम देख सकते हैं कि पहला एलिमेंट इवन है 2 इंटू 1 है, अगला एलिमेंट इवन है 2 इंटू 2 है, अगला एलिमेंट इवन है 2 इंटू 3 है। हम होप करेंगे कि आगे भी ये जो सेट है इसी लॉजिक को फॉलो कर रहा हो, लेकिन हम फाइनाइटली फाइंड नहीं कर सकते, हम एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर सकते इस चीज़ को। फिर भी हम इस सेट को इसी फॉर्म में जो हमें लॉजिक दिख रहा है उसी फॉर्म में क्रिएट कर देंगे। हम मान के चलेंगे कि ये जो सेट है इस लॉजिक को आगे फॉलो करेगा। तो सेट का नाम मान लो a है, b रख लो, पिछले सेट का a नाम रखा था हमने। b इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, जहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल्स 1 2 3 4 ये अप टू इन्फिनिटी। ये हमारे नेचुरल्स का एक सेट में से हमने n पिक करना है, n पिक करके हम उसको डबल कर देंगे और वो डबल जो x की वैल्यू बनेगी वो b को बिलोंग करेगी। ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इस सेट को रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे हमारी सेट की डेफिनेशन और रिप्रेजेंटेशन का डिस्कशन का ख़त्म होता है। आगे आपको अगर इस टॉपिक के ऊपर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।